वेलकम दोस्तों, आपका स्वागत है स्टोरी वालों बॉक्स में। यह कहानी काल्पनिक है, स्टोरी का आनंद लीजिएगा। चैप्टर 1। आशी एक सीधी सादी मासूम सी लड़की जिसे आज तक किसी ने छुआ तक नहीं। उसे एक अंडरवर्ल्ड माफिया जबरदस्ती शिकार बनाता है अपनी हवस का। जब दिल चाहे खिलौने की तरह उससे खेलता है, उसके गोरे बदन पर अपने प्यार के निशान छोड़ देता है, उसके होंठों के रस को जब जी चाहे चूस लेता है। वो माफिया किंग है, क्रिश। क्या क्रिश का वहशीपन बदलेगा प्यार में, या फिर यह कहानी कुछ और रंग लाएगी? कहते हैं कि अगर आप किसी का भला करते हैं तो आपके साथ भी अच्छा ही होता है, लेकिन शायद हर जगह यह बात सही साबित नहीं होती। क्योंकि आशी ने बचाई थी क्रिश की जान, पर नतीजा यह हुआ कि क्रिश बन गया आशी की जिंदगी का सबसे बुरा ख्वाब। यह कहानी है एक अंडरवर्ल्ड माफिया क्रिश की, जो दुनिया वालों की नजरों में एक भैतू बड़ा हॉलीवुड एक्टर है। दुनिया की नजरों से दूर जो अंडरवर्ल्ड दुनिया है, क्रिश उसका बेताज बादशाह है। अंडरवर्ल्ड में किसी ने भी क्रिश का चेहरा आज तक नहीं देखा, क्योंकि वो हमेशा एक ड्रैगन मास्क लगाए रहता है। क्रिश एक हार्टलेस, क्रूअल माफिया है, जिसके लिए किसी की भी जान लेना बहुत आसान है। एक सुपरस्टार की इमेज में वो जितना अच्छा लगता है, उससे कहीं ज्यादा बुरा वो माफिया किंग के रूप में होता है। और लड़कियों के साथ बिस्तर पर तो वो जानवरों से भी बदतर हो जाता है। अमेरिका। क्रिश अपनी सेक्रेटरी लिंडा के साथ 5 स्टार होटल के स्वीट में था। लिंडा मन ही मन क्रिश को चाहती थी, पर क्रिश वो लिंडा का इस्तेमाल केवल अपनी फिजिकल नीड को पूरा करने के लिए करता था, वो भी बहुत बेरहमी से। क्रिश और लिंडा जिस रूम में थे, उस रूम से आ रही आवाजों से यह अंदाजा लगाया जा सकता था कि अंदर क्या हो रहा है। लिंडा की दर्द भरी सिसकियां बाहर तक आ रही थी। क्रिश ने उसके पूरे कपड़े फाड़ दिए थे। लिंडा अक्सर फॉर्मल स्कर्ट पहनती है, जो इस वक्त जमीन पर कहीं पड़ी हुई थी, और क्रिश ने लिंडा के गोरे शरीर पर बहुत सारे प्यार के निशान यानी लव बाइट दे रखे थे। लिंडा अपनी सांसों को काबू करते हुए कहती है, क्रिश स्टॉप इट, आई एम टायर्ड, आई कांट टेक इट एनी मोर। क्रिश लिंडा की बात को नजरअंदाज करते हुए कहता है, शट अप लिंडा, आई एम नॉट डन येट। तुम्हें दर्द लेना होगा तभी तो मुझे मजा आएगा। क्रिश एक डेविल की तरह हंसने लगा। लिंडा की सिसकी में जितना दर्द होता, क्रिश उतना ही खुश हो रहा था। वहीं दूसरी तरफ है आशी, बेहद मासूम और भोली भाली सी लड़की, दिखने में गजब की खूबसूरत, बड़ी बड़ी आंखें, सुराही सी गर्दन और परफेक्ट फिगर। जब आशी 5 साल की थी, तब से वो पटना के एक अनाथ आश्रम में ही बड़ी हुई थी। आशी के लिए प्यार ही सब कुछ है। आशी का मानना है कि प्यार से कुछ भी जीता जा सकता है। दरअसल आशी पढ़ने में बहुत होशियार थी, वह अनाथ थी। 5 साल की उम्र में नवीन जी उसे अपने आश्रम लेकर आए थे और उसे अपनी बेटी की तरह पाला था। नवीन जी का खुद का एक बेटा भी था, समर अवस्थी। जब वह 18 साल का हुआ तो आगे की पढ़ाई करने वो अमेरिका गया। उसे देखकर ही आशी ने भी यह सपना देखा कि वह भी एक दिन अमेरिका जाएगी। समर उसके लिए प्रेरणा था। आशी का सपना है अमेरिका में पढ़कर वहां एक पारंपरिक भारतीय फैशन डिजाइनर बनना और भारत का नाम दुनिया भर में रोशन करना, जिसके लिए उसे फैशन डिजाइनिंग कोर्स करना होगा और अमरीकी लोगों की पसंद नापसंद के बारे में भी जानना होगा। इसीलिए उसे उन लोगों के बीच जाना था, ताकि वो फैशन से रिलेटेड उन लोगों की मानसिकता को समझ सके। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि न तो उसके पास इतना पैसा था और न ही कोई स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस। आज से पहले 2 बार आशी ने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया था, लेकिन बात नहीं बनी। आज साइबर कैफे में डरते हुए जब आशी ने भगवान का नाम लेते हुए रिजल्ट देखा तो उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। रिजल्ट देखकर वो खुशी से झूमने लगी।
आशी को स्कॉलरशिप मिल गई, वो भी कैलिफोर्निया के एक बहुत बड़े कॉलेज में। आशी अपनी खुशी बांटने के लिए वापस अनाथ आश्रम आती है। उसके चेहरे की चमक देखकर नवीन जी बहुत खुश थे। आशी उन्हें बताती है, बाबा मेरा सिलेक्शन हो गया है, मुझे कल ही निकलना है। यह सुनकर नवीन जी एक पल के लिए मायूस हुए, लेकिन दूसरे ही पल आशी की खुशी में शामिल भी हुए, क्योंकि आशी अपने सपनों के करीब जा रही है। आशी पैकिंग कर लेती है। उसे कल अमेरिका के लिए फ्लाइट लेनी है, इसलिए उसे आज ही दिल्ली के लिए निकलना होगा। आशी सभी से मिलने के बाद नवीन जी का आशीर्वाद और विदा लेने के लिए उनके पास जाती है। आशी देखती है कि नवीन जी दीवार की तरफ मुंह करके अपनी गीली आंखों को पोंछ रहे हैं। यह देखकर हंसती खिलखिलाती आशी की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। ऐसा नहीं था कि आशी जाने से बिल्कुल भी दुखी नहीं थी, लेकिन वह जानती थी अगर आज वह अपने कदमों को पीछे लेगी तो जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाएगी। उसे अमेरिका जाना है ताकि वह अपने आश्रम के बाकी बच्चों के लिए, जिन्हें वह अपना भाई बहन मानती है, उनके लिए कुछ कर पाएगी और सबके लिए एक मिसाल भी बनेगी। वैसे भी इस आश्रम की हालत आजकल कुछ ठीक नहीं थी। आशी चाहती थी जल्द से जल्द वो अपने पैरों पर खड़ी हो जाए और इस आश्रम को संभाले। आशी मुस्कुराते हुए नवीन जी के पास जाती है और उन्हें पीछे से टोकते हुए कहती है, बाबा आप नहीं सुधरेंगे ना? आप फिर से रो रहे हैं। मैंने कहा है ना, मैं जल्दी आ जाऊंगी। आप बस अपना ख्याल रखिए और मेरा इंतजार कीजिएगा। आशी की बात सुनकर नवीन जी अपने आंसू पोंछते हुए कहते हैं, मुझे बस तुम्हारी सुरक्षा की चिंता है कि इतने बड़े देश में तुम अकेले कैसे रहोगी? तुम बहुत छोटी और मासूम हो, बाहर की दुनिया बहुत खतरनाक है। इस पर आशी मुस्कुराते हुए कहती है, आप चिंता मत करो बाबा, मैं अपना ख्याल रखूंगी। मैं छोटी बच्ची हूँ क्या? वैसे भी समर है ना मेरा ख्याल रखने के लिए। आप मेरी चिंता बिल्कुल भी मत कीजिए। बस मेरे जाने के बाद आप अपना ख्याल रखना, क्योंकि जब मुझे विश्वास होगा कि आप सब यहाँ पर ठीक है, तभी मैं वहाँ मन लगाकर अपनी पढ़ाई कर पाऊंगी। आशी की बातों ने मरहम का काम किया और नवीन जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं अपना ख्याल रखूंगा। आशी एक बार फिर सभी से मिलकर और सभी का आशीर्वाद लेकर वहां से निकल जाती है। निकलते वक्त आशी के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान थी, लेकिन बस में बैठते ही आशी फूट फूट कर रोने लगती है। दरअसल आशी उन लोगों के सामने नहीं रो रही थी। बड़ी मुश्किल से उसने अपने आंसू संभाले थे, लेकिन सच तो यह था कि उसे भी उन लोगों से दूर जाने में बहुत तकलीफ हो रही थी। आशी को यह डर था कि अगर वह सबके सामने रोएगी तो वह सब उसकी और ज्यादा चिंता करेंगे। आशी उन लोगों के सामने खुद को कमजोर नहीं दिखाना चाहती थी। अपनों से दूर होने के दर्द को महसूस करते हुए इस वक्त आशी अपने आप से वादा करती है, मुझे कामयाब होना है और अपने सपनों को सच करना है। अमेरिका के बड़े 5 स्टार होटल के प्राइवेट स्वीट में क्रिश के दिए दर्द को झेलती लिंडा की हालत बहुत खराब हो रही थी, लेकिन डर के मारे वो कुछ नहीं बोली। ऐसा नहीं था कि क्रिश उसके दर्द से अनजान था। वो जानता था लिंडा दर्द में है, लेकिन उसे दर्द देने में क्रिश का मजा चौगुना हो जाता था। थोड़ी ही देर में लिंडा उसे बर्दाश्त करते हुए बेहोश सी हो जाती है। फिर कुछ ही देर में क्रिश सेटिस्फाई होकर लिंडा से अलग होता है और बालकनी में जाकर सिगरेट पीने लगता है। इस वक्त वह सिर्फ अपने बॉक्सर्स में था और उसकी अपर बॉडी पूरी तरह से नेकेड थी, जिससे उसकी मस्कुलर बॉडी बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव लग रही थी। नीली आंखें, गोरा रंग, 6.2 हाइट, 6 पैक एब्स, कोल्ड फेस और तीखी जॉलाइन। सिगरेट के कश लेते हुए वह इस वक्त कुछ सोच रहा था, तभी अचानक उसके फोन पर रिंग होती है और वह कॉल रिसीव करता है। उधर से किसी की आवाज आती है,
किंग हमारा जो हथियारों का कंसाइनमेंट ऑस्ट्रेलिया से आने वाला था उसे रास्ते में ही जब्त कर लिया गया है और फिलहाल वह कस्टडी में रखा गया है। उन हथियारों को कड़ी सुरक्षा के साथ न्यूयॉर्क ले जाया जा रहा है। इससे परेशान होकर हमारे सभी डीलर हमसे पैसों की मांग कर रहे हैं। यह सुनकर क्रिश अपने कोल्ड फेस के साथ कहता है, डोंट वरी, वह माल कहीं नहीं जाएगा। तुम सिर्फ इतना बताओ वह किस रास्ते से जा रहा है। उधर से वो आदमी बोला, किंग मैंने पता लगाया है, वह मैनहट्टन शहर के मुख्य हाईवे से ले जाया जाएगा और फिर न्यूयॉर्क हेडक्वार्टर में जमा किया जाएगा। ठीक है, तुम मेरा इंतजार करो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ, कहकर क्रिश कॉल डिस्कनेक्ट कर देता है। वापस अपने कमरे में आकर क्रिश की नजर बिस्तर पर बेहोश पड़ी लिंडा पर जाती है। क्रिश बिना कुछ सोचे टेबल पर रखा हुआ पानी का जग लिंडा के चेहरे पर उड़ेल देता है, जिससे लिंडा झटके के साथ उठती है। What the hell is this? Who dares? चिल्लाते हुए वह सामने की तरफ देखती है और अपने बॉस का कोल्ड फेस देखकर वह थोड़ा शांत हो जाती है। लिंडा क्रिश को देखते हुए कहती है, What the hell is this क्रिश? ऐसे उठाते क्या किसी को? बकवास बंद करो और चुपचाप चलो, एक जरूरी काम पर लगना है। ऐसा कहकर क्रिश बिना उसकी बात सुन रेडी होने क्लोजेट के पास जाता है। क्रिश का आर्डर पाते ही लिंडा भी जल्दी से अपने कपड़े ढूंढ कर पहनती है और रेडी होती है, क्योंकि क्रिश को किसी का भी वेट करना पसंद नहीं। दोनों ही तुरंत रेडी होकर वहां से निकल जाते हैं। लिंडा जल्दी से कार में बैठते हुए पूछती है, क्या हुआ क्रिश, कुछ प्रॉब्लम है क्या? इतने शॉर्ट नोटिस पर हम कहाँ जा रहे हैं? चुपचाप चलो, सब बताता हूँ। पहले यह बताओ मेरा आज का क्या शेड्यूल है, क्रिश ने कहा, जिसके जवाब में लिंडा ने अपने सेक्रेटरी वाले अंदाज में शेड्यूल बताना शुरू किया। क्रिश, आज एक शॉपिंग मॉल के उद्घाटन में तुम्हें जाना है, उसके बाद एक बहुत ही बड़े डांस रियलिटी शो में तुम चीफ गेस्ट हो, और फाइनली तुम्हारी न्यू मूवी की ओपनिंग है, वहां तुम्हें फंक्शन अटेंड करना है। ठीक है, सभी को कैंसिल कर दो, क्रिश ने एक खूंखार एक्सप्रेशन के साथ कहा। ये सुनकर लिंडा के पैरों तले जमीन खिसक गई। व्हाट? यह क्या कह रहे हो तुम क्रिश? यहाँ आशी अमेरिका में लैंड कर चुकी थी, एक अलग ही देश, जहाँ का रंग ढंग और बोलचाल सब कुछ अलग है। एक ऐसी जगह जहाँ आशी किसी को नहीं जानती सिवाय समर के। आगे क्या होगा ये आशी को पता भी नहीं। दिल में थोड़ी सी घबराहट और अपने सपनों को पूरा करने का जज्बा लेकर आशी पहुंच तो गई है, पर देखना होगा कि क्या होगा जब मिलेंगे दो अलग शख्सियत के लोग। चैप्टर 2। अमेरिका सपनों का देश, जहां जाना लगभग हर इंसान का सपना है। टेक्नोलॉजी से भरपूर यह देश दुनिया का सबसे अमीर देश है, लेकिन इसके अलावा भी इस देश की एक सच्चाई है जो शायद ज्यादा लोगों नहीं जानते, और वह है यहाँ के काले कारनामे। अमेरिका का एक राज्य कैलिफोर्निया, जहाँ पैसे और टेक्नोलॉजी की कोई कमी नहीं, इसके बावजूद यहाँ पनपते हैं कुछ खतरनाक गैंग, द माफिया गैंग, जिसका नाम है ब्लैक ड्रैगन और जिसका लीडर है 28 साल का क्रिश डेविडसन, एक हार्टलेस और क्रूअल माफिया जो पूरे अमेरिका पर राज करता है, जिसके एक इशारे पर बड़े से बड़ा आदमी सिर झुकाता है, जिसके सीने में दिल नहीं सिर्फ पत्थर है, जिसे माफिया की दुनिया में ड्रैगन किंग के नाम से जाना जाता है। अपने नाम की ही तरह वो सभी काले कारनामों का राजा है, जो अपनी काली दुनिया में अपनी सल्तनत को चला रहा है। दुनिया की नजरों में वह है एक बहुत बड़ा हॉलीवुड एक्टर है, लेकिन इसकी आड़ में वह चलाता है अपनी माफिया गैंग। ऐसा कोई काम नहीं है जो क्रिश डेविडसन ना करता हो। फिरौती, मर्डर, किडनैप, टेररिज्म, ड्रग्स की स्मगलिंग से लेकर हथियारों की डील तक, क्रिश किसी से नहीं डरता। उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं। वो अमेरिका के बिजनेसमैन के बीच नंबर 1 पोजीशन पर है। दुनिया उसके एक्टर होने के कारण उसकी फैन है। मूल रूप से वह एक अमेरिकी माँ,
एना डेविडसन और इंडियन पिता राहुल दीवान का बेटा है। लेकिन उसे देखकर कोई नहीं कहेगा कि वह एक इंडियन पिता का बेटा है, क्योंकि वह पूरी तरह से अपनी मां पर गया है। दुनिया की नजरों में वह है एक शालीन लेकिन एरोगेंट इंसान, लेकिन उसकी असली पहचान दुनिया की नजरों से छुपी हुई है। और यह पहचान छुपी है एक मास्क के पीछे, ड्रैगन किंग मास्क, जो है उसकी माफिया गैंग की पहचान। गाड़ी में बैठते हुए परेशान होती लिंडा ने पूछा, क्या हुआ क्रिश, कुछ प्रॉब्लम है क्या? इतने शॉर्ट नोटिस पर हम कहाँ जा रहे हैं? चुपचाप चलो, सब बताता हूँ। पहले यह बताओ मेरा आज का शेड्यूल क्या है, क्रिश ने कहा। जिसके जवाब में लिंडा ने अपने सेक्रेटरी वाले अंदाज में शेड्यूल बताना शुरू किया। क्रिश, आज एक शॉपिंग मॉल के उद्घाटन में तुम्हें जाना है, उसके बाद एक बहुत ही बड़े डांस रियलिटी शो में जाना है, और फाइनली तुम्हारी न्यू मूवी की ओपनिंग है, वहां तुम्हें फंक्शन अटेंड करना है। लिंडा ने एक ही सांस में सब कह दिया। ठीक है, सभी को कैंसिल कर दो, क्रिश ने खूंखार शक्ल बनाकर कहा, जिस पर लिंडा हैरान हुई और उसने परेशान होकर कहा, व्हाट? यह क्या कह रहे हो क्रिश? हमने तीनों जगह से पैसे ले लिए हैं और कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है। सभी जगह जाना जरूरी है। अगर तुम्हें मना करना ही था तो पहले कहते। इतने कम नोटिस पर हम उन लोगों को मना नहीं कर सकते, हम पर केस हो जाएगा। जस्ट शट अप, जितना कहा है उतना करो। मेरी असिस्टेंट होने के नाते तुम्हें सिर्फ आर्डर फॉलो करने का काम है, आर्डर देना मेरा काम। हमें मैनहट्टन के लिए निकलना है। हमारा जो कंसाइनमेंट आने वाला था वह एफबीआई ने जब्त कर लिया है और उसे छुड़ाना हमारा काम है, क्रिश ने गाड़ी चलाते हुए कहा। उसकी गाड़ी हवा से बातें कर रही थी। लिंडा क्रिश की वफादार थी और वो उसे मन ही मन चाहती भी थी। क्रिश की प्रॉब्लम को वो अपनी प्रॉब्लम समझती थी। वो चौंक कर बोली, व्हाट? इतनी बड़ी बात हो गई और तुम मुझे अभी बता रहे हो? उसकी बात सुनकर क्रिश उसे घूर के देखता है, क्योंकि कोई भी क्रिश से ऊंची आवाज में बात करे वह क्रिश को बिल्कुल पसंद नहीं। इस बात का अंदाजा होते ही लिंडा अपनी आवाज को स्लो करती है और एक लंबी गहरी सांस लेकर पूछती है, ओके, आगे क्या करना है? क्या प्लान है? लिंडा ने परेशान होते हुए पूछा। क्रिश ने कहा, प्लान एक्स। व्हाट? प्लान एक्स? लेकिन इतने कम समय में इस प्लान को तुम एग्जीक्यूट कैसे करोगे? लिंडा ने फिक्र जाहिर करते हुए पूछा। उसकी फिक्र और घबराहट को नजरअंदाज करता हुआ क्रिश बोला, वह तुम मुझ पर छोड़ दो और उसकी तैयारी करो। ठीक है, कहकर लिंडा किसी को कॉल करती है। इधर दूसरी तरफ आशी कैलिफोर्निया पहुंच चुकी थी। यहां आते ही उसे समर मिलता है, जो उसे एयरपोर्ट पर रिसीव करने आया था। आशी समर से लगभग 3 सालों बाद मिल रही थी। दोनों बचपन के दोस्त थे। आशी को अपने सामने देखकर समर दौड़ते हुए जाकर उसे गले लगाने ही वाला था कि तभी आशी उसे हाथ दिखाकर रोक देती है। समर हैरान होकर कमर पर हाथ रखकर आशी को देखता हुआ और मुंह बनाते हुए कहता है, ओए छिपकली, तूने मुझे गले लगने से क्यों रोका? यार, इतने सालों बाद मिल रही है, इतनी खुशी हो रही है तुझे देख के, गले तो मिलने दे।